हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शैली सिक्का। अगर आप किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जज, एडीए, जेएलओ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में टू द पॉइंट बात की जाएगी जो कि आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए है। अगर आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं और बस आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस का क्या मतलब होता है? तो ये डील करता है उन एस्पेक्ट्स के साथ जिसके थ्रू हम इश्यूज़ को सोल्व करते हैं इन सिविल लॉ के अंदर और चार्जेस को प्रूव करते हैं इन क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो बेसिकली जिसके थ्रू हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। एक होता है टेस्टामेंट्री एविडेंस, जिसमें एक पर्सन जो ओरल स्टेटमेंट देता है ओथ के ऊपर, उसे हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस, जिसमें जो उस प्लेस की जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस माना जाता है। एक होता है रियल एविडेंस, वहाँ पे जो हमें क्लोथ्स मिले हैं, जो गन मिली है, जो उनको हम वो जो है वो रियल एविडेंस के अंदर कवर होते हैं और इनको 2 विटनेसेस की प्रेजेंट में ही इनको रिकवर किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मर्डर हुआ है तो उसमें जिस पर्सन ने उस मर्डर को होते हुए देखा उसका एविडेंस टेस्टामेंट्री एविडेंस माना जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आ जाएगा। फिर वहाँ की जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस हो जाएगा और वहाँ पर जो गन मिली है या क्लोथ्स मिले हैं तो वो रियल एविडेंस के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है ज़ाहिरा हबीबुल्ला एच शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर कहा गया था कि एथोस ऑफ एविडेंस लॉ इज़ द फेयर ट्रायल और फेयर ट्रायल इज़ द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो अगर हम प्रॉपर एविडेंस नहीं देंगे तो हमारा इससे फेयर ट्रायल विशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा राइट टू लाइफ भी वायलेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें 3 तरह की स्मृतिज़ हैं हमारी: मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो मनु स्मृति जो है वो सब्सटेंटिव लॉ से डील करता है और नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रोसीजरल लॉ से डील करती है। मुस्लिम लॉ के अंदर ओरल एविडेंस को प्रेफरेंस दी गई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। जो लॉ ऑफ कोरोबरेशन है और जो लॉ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये हमने मुस्लिम लॉ से लिया है। उसके बाद सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बना था 1835 में। फिर उसके अंदर कमियां थी जिसकी वजह से 1855 के अंदर दोबारा से लॉ बना और फिर फाइनली स्टीफन के द्वारा जो बनाया गया था वो 1872 में बनाया गया था। तो 15 मार्च 1872 को तो गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी और 1 सितंबर 1872 को हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में आया था। अब इसकी 3 कार्डिनल फिलोसफीज़ हैं। तो सबसे पहली फिलोसफी है बेस्ट एविडेंस रूल और बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। तो बेस्ट एविडेंस रूल कहता है कि हमें क्वांटिटी को नहीं देखना है, हमें क्वालिटी को देखना है। अगर एक पर्सन है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है मर्डर होते हुए, तो हम उसके बेस पे हम जजमेंट दे सकते हैं। तो हमें रिलायबिलिटी को देखना है। ये नहीं है कि अगर एक चीज़ को प्रूव करने के लिए दो पर्सन एक ही बात कह रहे हैं या 3 पर्सन एक फेवर में है जबकि वो रिलायबल नहीं है, तो हमें उन्हें नहीं देखना है। अगर एक पर्सन रिलायबल है तो हम उसके बेस पे भी जजमेंट दे सकते हैं। तो क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जाती है क्वांटिटी के ऊपर। और एक होता है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस कहता है वो रूल्स जिसके बेस पे जज जो है वो एविडेंसेस को अप्रिशिएट करता है, जिसके बेस पे एक जजमेंट पे पहुंचा जाता है, तो वो हो जाता है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। दूसरी कार्डिनल फिलोसफी है रेलेवेंसी। तो 2 तरह की रेलेवेंसी होती है, एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी और एक होती है लीगल रेलेवेंसी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है लीगल रेलेवेंसी की। अगर लॉजिकली कोई बात करेक्ट है लेकिन वो लीगली नहीं है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो कहता है कि अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो वो सही है लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, तो लीगली रेलिवेंट नहीं है। तो जो चीज़ लीगली रेलिवेंट नहीं है तो इंडियन एविडेंस एक्ट उसे कंसीडर नहीं करता। तीसरा है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ये जो काम होता है वो जज का काम होता है, जिसके अंदर जो फैक्ट्स प्रूव हुए हैं नहीं प्रूव हुए हैं तो ये सब जज को देखना होता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस, उसके बेस पे जजमेंट पर पहुंचना, तो वो आ जाता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है। तो इसमें फैक्ट्स की रिलायबिलिटी को देखना, ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ फैक्ट्स को देखना, तो ये बेसिकली जज का काम है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द सेकेंडरी एविडेंस। फिर होता है ओरल एविडेंस। इसमें आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस, जिस पर्सन ने खुद अपनी आंखों से देखा वो आके बता रहा है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि कड़ियों को जोड़कर जो एविडेंस बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और इसके अंदर हियर से एविडेंस भी आ जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है हियर एंड से, सुना और कहा।
कहा। तो ये वाला जो हेयर से एविडेंस है ये रिलायबल नहीं होता है। 2 बेसिस के ऊपर इसे रिलायबल नहीं माना गया है। सबसे पहले क्योंकि जिस पर्सन ने खुद देखा या सुना वो हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, अवेलेबल नहीं है। दूसरा, डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि जो पर्सन आके बता रहा है उसने खुद नहीं उसे देखा या सुना है, तो इसलिए वो फैक्ट्स को क्या करेगा, या तो कुछ ऐड कर देगा उसके अंदर या कुछ डिलीट कर देगा, तो रियल फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हियर से एविडेंस को प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाता है। ट्रायल की बात करें तो एक होता है प्री ट्रायल और एक ट्रायल, जहाँ पे चार्जेस और इश्यूज़ को फ्रेम किया जाता है, वो सब प्री ट्रायल का पार्ट है। और फिर उसके बाद एविडेंसेस को प्रूव करना, डिसप्रूव करना, तो ये सब ट्रायल के अंदर आ जाता है। उसके बाद एक होता है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का बेसिकली मीनिंग होता है रीअरेंजिंग, अरेंज करना एविडेंसेस को, क्योंकि जो एक जज के सामने बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, तो इनको 3 प्रोसेस के अंदर अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें सेग्रीगेशन की जाती है कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा है, रियल एविडेंस कौन सा है, उनको उस बेस पे अलग किया जाता है। फिर उनको इश्यूज़ के साथ मैच किया जाता है और फिर उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है। तो ये होता है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। एक होता है लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी मतलब होता है लॉ ऑफ प्लेस ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा ऑफेंस हुआ है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन उसका ट्रायल अगर इंडिया में चल रहा है, तो कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, तो हम इंडियन लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ट्रायल चल रहा है वहाँ का लॉ फॉलो किया जाता है। एक केस है इसके अंदर, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर कहा गया था, जिसमें एक मर्डरर जो था उसको जब हियरिंग हुई कोर्ट जज के सामने, तो ऑन द स्पॉट में शूज़ मिले थे उसके। तो जज ने उसे बोला कि तुम ये शूज़ पहन के दिखाओ। उसने पहना तो उसके पैर में फिट आ गई, तो जज ने कहा कि यही मर्डरर है। तो इस जजमेंट को फिर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो जज है ना वो ये बोल रहे हैं कि तू पहन कर दिखा, तो ये काम था प्रोसिक्यूशन का, जज का काम ये नहीं है। तो मतलब एविडेंसेस के अंदर जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम जज का नहीं है, तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है। तो इसीलिए इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया था। एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर कहा गया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस के, उन्हीं को ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। जज जो है वो अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ नहीं कर सकता। जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सही है उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। इस वीडियो का मेन पर्पस ओनली रिवीजन है। आप बस 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी इसके अंदर ऐड ऑन कराना है या कुछ भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ बताइएगा। और फ्रेंड्स शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।